हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, बिंदास। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पहली यूनिट हमारी चल रही थी। आपको पता है कि जूलॉजी का रोज लेक्चर आपको एक प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे पास थोड़ा काम भी रहता है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं 3-4 घंटे की, तो वहाँ भी पढ़ाना रहता है, इसलिए समय थोड़ा लिमिटेड रहता है। फिर भी आपको एक लेक्चर में रोज देता हूँ। आप कोशिश करूंगा 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, क्योंकि दिक्कत यही आप लोग पूरा लेक्चर देख नहीं पाते हो, वरना मैं सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। तो आप लोग अभी भी 6-7 वाले बने बैठे हो, 8-9 वाला करते हो, 20 मिनट में ही ओवर हो जाता है। अरे कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर पूरा तो देखिए, तो मैं आपको कंटेंट खींच के दूं। तो यहाँ जो है बॉटनी पहली यूनिट ही चल रही है, कोशिश करेंगे इसको भी थोड़ा खींचने की। तो इसमें 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट यूनिट का। आपको पता है कि टोटल 16 यूनिट हैं, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में। तो पहली जो आपकी 8 यूनिट हैं फर्स्ट पेपर की, उसमें प्लांट फिजियो पढ़ना है। मेनली क्या पढ़ना है? प्लांट फिजियोलॉजी। तो पहली यूनिट में हमको मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पढ़ना था। तो ट्रांसपोर्ट के 2 लेक्चर आपको मिल गए हैं। थर्ड लेक्चर आज जो है उसमें हम ट्रांसपिरेशन को पढ़ेंगे। इसके जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, और इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें कई सारे कंसेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है बायो को सिर्फ रटा जाता है, इसमें भी प्रॉपर कंसेप्ट लगते हैं। और यहाँ पे आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसको आपको सीखना भी है। तो अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन की जो सिंपल डिफिनेशन है, आप ऐसे समझिए कि कोई भी प्लांट, इतने सारे प्लांट होते हैं, किसी भी प्लांट में जितना वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, क्या वो पूरा का पूरा वाटर यूज कर लिया जाता है? आप सबको पता है नहीं यूज किया जाता है। मतलब जितना भी प्लांट वाटर यूज एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, उसमें से लगभग वो 1% वाटर ही यूज करते हैं। कितना परसेंट? 1%। बाकी जितना भी वाटर है वो क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको गटेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? गटेशन। गटेशन के थ्रू भी वाटर का लॉस होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेन जो पानी का लॉस होता है प्लांट बॉडी से, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। तो मैक्सिमम 1-3% तक कुछ प्लांट की कैटेगरी है जो ज्यादा वाटर यूज कर सकते हैं, तो उनमें अधिकतम 3% वाटर यूज हो जाएगा। लेकिन बाकी 97 से 99% तक वाटर क्या किया जाता है? फिर से रिसाइकल हो जाता है, प्लांटों से छोड़ दिया जाता है। ये बात आपको पता होगी। तो ये जो पानी का लॉस्ट हो रहा है, इसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब आपको सिर्फ ये डिफिनेशन ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में अच्छे से देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है इसको। इसका कॉज क्या है, क्या कारण है, किस तरीके से ये परफॉर्म होता है, पूरा प्रोसेस, एसेंट ऑफ शेप भी पढ़ना है, जिसका कंसेप्ट मैंने बॉटनी का जो सेकंड लेक्चर है उसमें पिछले लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन आप लिख सकते हो, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवोपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट मतलब जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है, सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। मेनली लीव्स, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पत्तियों पे ही होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन जो है एक प्रकार के वाटर की मूवमेंट है प्लांट में, और प्लांट से बाहर इवोपोरेशन होता है। किस पार्ट से होता है आपको पता है? प्लांट में हम 2 पार्ट करते हैं। ये मान लिया हमने मिट्टी है, क्या है? सॉइल, ठीक है, ये सतह है सॉइल की, मिट्टी की सतह है। इसके नीचे पार्ट होगा रूट का। किसका होगा? रूट का। इसमें बहुत सारी इस तरीके से
रूट निकली होती है, और ऊपर होता है आपका स्टेम होता है, और क्या होती है, ब्रांचेस होती है। इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस होंगी प्लांट में। तो ऊपर का पार्ट जो इसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट, क्या बोलते हैं, एरियल, क्या बोला जाता है, देखिए एरियल पार्ट बोलते हैं। तो एरियल पार्ट जो है मैक्सिमम वहीं से आपको ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि रूट में ये सब नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन रंध्र के थ्रू होगा, स्टोमेटा चाहिए उसके लिए। तो मैक्सिमम वाटर लॉस जो है वो एरियल पार्ट से होगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय द रूट्स इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब जितना भी रूट के थ्रू, जड़ों के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसमें से बहुत कम अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 3%। अब इसमें अलग अलग प्लांट आ जाएंगे। एवरेज हम 1% मान के चलते हैं कि अधिकतम ऐसे पौधे मिलेंगे आपको जो 1% वाटर ही यूज करते हैं, बाकी बाहर फिर से मुक्त कर देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे जीरोफिटिक कंडीशन में जो प्लांट होगा वो क्या करेगा भाई, उसको पानी बहुत कम ही मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे एडोप्टेशन भी होते हैं। जैसे आपने पाइनस पढ़ा है, पाइनस का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो जीरोफिटिक कंडीशन मतलब जहां पे पानी की कमी होती, मरुस्थलीय जो है एरिया, ठीक है, वहां जो प्लांट उगते हैं तो वो 0.5 में काम चला लेंगे। और कुछ प्लांट हैं जो 3% तक यूज करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन एक रेंज हम लेकर चलते हैं 0.5 से 3 तक। तो इतना अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए वो यूज कर लेते हैं। द रिमेनिंग 97 to 99.5% इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो गटेशन जिसने भी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने रूट प्रेशर और गटेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। गटेशन जो है इसको हिंदी में बिंदु श्रावण बोला जाता है, जो पत्तियों की नोक से एक एक बूंद करके पानी सुबह सुबह आप देखोगे कि पौधों से गिरता रहता है, वो गटेशन के थ्रू होता है। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर और रूट प्रेशर। गटेशन तभी होगा जब रूट प्रेशर होगा। रूट प्रेशर और गटेशन, इन दोनों कंसेप्ट को मैंने लास्ट वाले लेक्चर में खूब अच्छे तरीके से समझाया, तो उसको आप जरूर देख लेना। तो सिंपल डिफिनेशन तो आपको ट्रांसपिरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की समझ में आ गई होगी। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी साथ में लिखते रहेंगे। इतना तो मैं हिंदी में ही तो बोलता हूँ, सिर्फ ये जो लिखा है इतना ही तो इंग्लिश है, बाकी तो सब हिंदी में ही समझा रहा हूँ। तो उनको भी अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लेने। अगर दूसरी आप इसकी एक और डिफिनेशन लिखना चाहते हो, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, तो शॉर्ट डिफिनेशन है, क्योंकि कई सारी डिफिनेशन इसकी होती है। ट्रांसपिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब ये एक जैविक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, जिसमें वाटर लॉस्ट होता है। किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। और कहां से होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट से होता है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक दो डायग्राम देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसपिरेशन एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रांसपिरेशन इन प्लांट दिखाया गया है। ये नीचे देखिए वाटर जो है, ग्रीन ग्रीन कलर के वाटर के ड्रॉप आपको दिखाए गए हैं। ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में सेकंड पॉइंट जो आपका है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देन सभी लीफ में जाएगा, जितनी भी लीफ है लीफ के अंदर जाएगा, और लीफ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर मुक्त हो जाएगा। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन में, लेकिन ये होता बहुत टफ है। आप समझोगे भी किस तरीके से, एब्जॉर्प्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है। आपको सिर्फ यही नहीं याद रखना है कि जड़ ने पानी को खींचा और वो पानी ऊपर चढ़ा बाहर निकल गया, कैसे खींचा ये भी तो बताना पड़ेगा भाई। क्यों कोई जड़ पानी को खींचेगी, कारण क्या है उसका, ये भी आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो यहाँ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। सेकंड पार्ट आपको दिखाया गया है, वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट, मतलब ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा इन जाइलम, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। आपको पता है जाइलम जो होता है, जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। जाइलम पैरेंकाइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और
ट्रेकिड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं। तो ट्रेकिड्स और वेसल्स देखो, जाइलम, पैरेंकाइमा और फाइबर्स, ये वाटर के मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते हैं। वाटर मूव करता है जाइलम की सिर्फ दो प्रकार की सेल्स से, एक आपका ट्रेकिड्स से, दूसरा वेसल्स। तो इन दोनों में ट्रेवल होगा। तो वाटर जो ट्रेवल कर रहा है ऊपर की ओर, वो जाइलम के ट्रेकिड्स और वेसल से कर रहा है, जो छोटी छोटी पाइपें होती हैं। जाइलम फ्लोएम आप लोग थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड में अच्छे से पढ़ चुके हो। थर्ड जो आपका ये पॉइंट है, ये क्या दिखाया गया, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपीरेशन। मतलब थर्ड प्रोसेस कहाँ होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट के थ्रू, देन उसके बाद में जाइलम कॉलम में वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, और थर्ड प्रोसेस आपका क्या है, वो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में, जो पोर होते हैं छोटे छोटे लीफ में, पत्तियों पर रंध्र उपस्थित होते हैं, स्टोमेटा, वहां से वो लॉस्ट कर दिया जाएगा कहाँ, इन्वायरमेंट में। तो ये जो है आपको सिंपल एक तरीका है दिखाने का और बताने का। यहाँ देखिए, इसमें भी आप देख सकते हो सेम वही बात है। ठीक है, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट के थ्रू, देन उसके बाद में ट्रेवल कर रहा है ऊपर की ओर। फिर थर्ड पार्ट क्या है, देखो छोटे छोटे बिंदु आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से वेपर के फॉर्म में बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन का। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस परफॉर्म कैसे किया जाएगा, किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाएगा, इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए क्या होगा। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हालांकि फिर बता दूंगा। इसमें देखिए ओवरव्यू तो हमने थोड़ा सा देखा है। टाइप जो बताएं ट्रांसपीरेशन का, तो तीन टाइप का, एक तो स्टोमेटल है जो कि 99% होता है, मैक्सिमम यही से होगा, और लेंटिक्यूलर, क्योंकि लेंटी सेल्स होते हैं ना, वहां से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और क्यूटिकुलर भी होता है, क्योंकि लीफ जो होती है आपकी पत्ती, आपको पता है पत्ती के ऊपर एक मोटी सी कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, और फैक्टर्स जो इसमें है, जितने भी फैक्टर, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी जो है, ठीक है, आपके जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी, सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, जो सतही क्षेत्रफल होता है पत्तियों का, एसेंट ऑफ शेप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, हर एक टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, आपके कंसेप्ट बन जाएंगे और आपका नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज है, इस पे मैं आपको कुछ चीजें पहले समझा देता हूँ। हम यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बना रहे हैं, ये है सॉइल, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे रूट है। क्या है, रूट, और इसमें रूट हेयर निकले हुए। क्या है, एक रूट हेयर मैंने बनाया। आपको पता होगा सॉइल के नीचे रूट होती है, रूट से रूट हेयर निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, इस तरीके से रूट हेयर निकले होते हैं बहुत सारे, इतना तो पता होगा। ऊपर क्या होगा भाई, ऊपर जो है आपका स्टेम होगा, और स्टेम से, इस वाले स्टेम से मैंने एक लीफ बना दी है। क्या बना दी है, सिर्फ एक लीफ बना दिया है यहाँ पे। बस मतलब हमको इतने में ही चीजें समझ लेना है, पूरा प्लांट डिजाइन नहीं करेंगे हम, डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पानी कैसे चढ़ेगा, इसमें जड़ जो है आपके रूट में वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो आप याद करिए, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले वाटर नहीं इसमें एब्जॉर्ब किया जाता है, पहले इसमें आयन एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या एब्जॉर्ब किए जाते हैं, आयन। जैसे सोडियम प्लस है, ठीक है, Cl माइनस है, Mg2 प्लस है। तो मैक्सिमम जो आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले एब्जॉर्ब किए जाएंगे। जब आयन एब्जॉर्ब करते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, जिससे कि वाटर भी अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। जो वाटर है आपका H2O, इसके बाद में ये भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो नंबर 1 पे आयन, दूसरे पे वाटर। अब जब वाटर इसमें एब्जॉर्ब होगा आयंस के बाद में, तो क्या होगा, इस जो रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर तो आपको जाइलम मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप मेन रूट में यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको जाइलम के स्टैंड मिलेंगे, क्योंकि रूट में और स्टेम में आपको जाइलम मिलता है। क्या मिलता है, जाइलम। तो ये जो ग्रीन कलर वाला है, ब्लू से बना रहा हूं यहाँ, इसमें ये आपका जाइलम दिखा रहा हूं मैं।
अब ये जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके अंदर जाएगा और जाइलम के थ्रू, ये क्या है, जाइलम के ट्रेकिड्स हैं, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम, ट्रेकिड और वेसल्स होते हैं, मतलब पतली पतली नली होती है, क्या होती है, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो ऊपर तक गई होती हैं शाखाओं में और लीफ तक। तो इसमें वो वाटर चढ़ना स्टार्ट करेगा। चढ़ेगा कैसे, इसके लिए कई सारी थियरी हैं, हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में ये इस तरीके से वेन्स इसमें होती हैं और वेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना भाई, पता है ना। इसमें जो है लीफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती, तो इसमें पानी जो है छोड़ा जाएगा, इस तरीके से पानी पूरी लीफ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और लीफ में होते हैं छोटे छोटे से, क्या होते हैं, लीफ में छोटे छोटे से स्टोमेटा लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, इस तरीके से स्टोमेटा लगे होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर बाहर छोड़ा जाएगा। एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए कई सारे सिद्धांत हैं कि पानी रूट में तो घुस गया, क्यों घुसा, क्योंकि यहाँ पे आयन अंदर एब्जॉर्ब हुए तो एक प्रवणता डेवलप हो गई, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसके लिए वाटर एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन रूट में ऊपर की ओर कैसे चढ़ेगा, आप खुद सोचिए कि ऊपर से कोई चीज नीचे छोड़ो तो आ जाती है, लेकिन नीचे से कोई भी चीज ऊपर बिना मतलब तो जाएगी नहीं अपने आप, जब तक आप कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाते उस पर वर्क करना पड़ेगा। भाई बॉल आप छत से नीचे छोड़ो तो गिर जाएगी, लेकिन नीचे से अपने आप जाएगी नहीं, नहीं जाएगी ना, उसको ऊपर फेंकना पड़ेगा या ऊपर से कोई खींचे उसको तभी तो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, वरना वाटर अपने आप ऊपर कैसे चढ़ता, तो अपने आप तो चढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे कई सारी थियरी आती है, यहाँ पे कई सारी थियरी आती हैं। ये तो आपके रूट प्रेशर थियरी है, कौन सी, रूट प्रेशर थियरी, प्रेशर थ्योरी, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि रूट प्रेशर बहुत मोडेस्ट होता है, मतलब ज्यादा अच्छे लेवल का नहीं है, उतना प्रेशर नहीं लगाता है कि प्लांटों में 100-100 मीटर तक ये पानी को चढ़ा सके। आपको पता है कि प्लांट्स इतने बड़े बड़े भी होते हैं, है ना, 100-200 मीटर के भी लंबे हो सकते हैं। तो इतने लंबे प्लांटों में पानी ऊपर तक जाता है। आप सोचिए टॉप पे लीफ होती है, पत्तियां, वहां तक पानी चढ़ता है, तो इतने ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फोर्स एक होना चाहिए। तो इसमें जो है आप पढ़ते हो कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, क्या पढ़ते हो, कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, ये जो है आपका, ये थियरी डिटेल में एक्सप्लेन करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में साइंटिस्टों में बड़ा मतभेद था। कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि वाटर जो है ऊपर जो चढ़ रहा है उसको नीचे से ढकेला जाता है, और कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ढकेला नहीं जाता है, ये पानी जो है ऊपर से खींचा जाता है। तो ढकेलने वाले में आता है तुम्हारा रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर में क्या होता है, जब आयन यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो जैसे जैसे खूब ज्यादा आयन अवशोषित होंगे फिर वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो जब इस पाइप में वाटर यहाँ पे बढ़ने लगेगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा जो कि आगे की ओर इसको ढकेलेगा और ऊपर चढ़ने लगेगा। तो ये जो ढकेलने वाली है, ठीक है, पुश करने वाली बात जो है वो रूट प्रेशर वाली है। तो पुश करने से या रूट प्रेशर से तो इतने ऊंचाई तक पानी जाएगा नहीं, क्योंकि ये मोडेस्ट प्रेशर है। तो यहाँ पे जो पुल वाला है, खींचने वाला, वो थ्योरी माना गया है, एक्सेप्टेबल है, इसी को एक्सेप्ट किया गया है। कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी ये बताता है कि इसमें क्या होता है। कोहेशन टेंशन वाली बात भी बताएंगे, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है वाटर की कुछ, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे इस थ्योरी में यह बताया गया है कि वाटर को ढकेला नहीं जाता है, पुश नहीं किया जाता है, बल्कि उसे खींचा जाता है, उसको पुल किया जाता है। और ये पुल जनरेट कैसे होता है, क्योंकि जब यहाँ पे बराबर वाटर का लॉस होगा, बराबर कंटिन्यू लॉस होगा, तो यहाँ पे एक पुल जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पुल जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले आइए आपको जो है यहाँ पे नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, बहुत सारा नोट्स है, थोड़ा सा
ट्रांसपीरेशन इन प्लांट जो है इसको पढ़ते हैं, फिर आपको हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताते हैं। लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, plants also require an excretory system to discharge excess water from their body। मतलब जितने भी जीवित जीव हैं उन्हीं के जैसे प्लांट को भी एक उत्सर्जी तंत्र की जरूरत होती है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम की जरूरत होती है, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है और प्लस जो एक्सेस वाटर है उसको बॉडी से निकाला जा सके। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज नोन एज transpiration। It is generally the evaporation of water from the surface of the leaves। During the process of transpiration, water molecules in the plant tissues are removed from the aerial parts of the plant। Only a small amount of water absorbed by the plants is utilized in growth and development। मतलब जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है पानी उसमें से बहुत कम, जैसा कि मैंने बताया 1% ही प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में यूज होता है। द रेस्ट इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। बाकी बचा हुआ ट्रांसपीरेशन के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तो बात अभी तक आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे आपको हम कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं, कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं जिसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ये जो ऊपर की ओर पानी का चढ़ना है जाइलम के अंदर, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। आई होप आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे बॉटनी का, तो उसमें मैंने समझाया था एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट मीन होता है ऊपर की ओर चढ़ना, अपवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं एसेंट, और सैप का मतलब होता है जाइलम में जो वाटर है और जो पोषक पदार्थ है, मिनरल है, उस सॉल्यूशन को सैप बोलते हैं। मतलब वाटर प्लस मिनरल जो है आपके, मिनरल इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है सैप। क्या बोलते हैं? सैप। और एसेंट का क्या मतलब होता है? एसेंट का मतलब होता है मूव अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट जो है आपकी, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंट। तो एसेंट ऑफ सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल का ऊपर की ओर जो चढ़ना है उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। अब ये जो एसेंट ऑफ सैप है इसको कौन डिराइव करेगा, ये कंसेप्ट है। तो इसको आप जरूर लिखेंगे नंबर 1 करके, पॉइंट वाइज लिखिएगा। इसमें सबसे पहले ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन driven ascent of sap, ascent of sap depends mainly on the following physical properties of water। properties of water मतलब ये जो एसेंट ऑफ सैप है, ऊपर की ओर अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की, किस पे डिपेंड करती है? वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पे। आपको पता है कि वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी कोहेशन। नंबर फर्स्ट है आपका कोहेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोहेशन। कोहेशन को हम हिंदी में ससंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ससंजन। ठीक है, तो ससंजन जो है, कोहेशन, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? वाटर की, फिजिकल, भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी। कोहेशन या ससंजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स, बिटवीन H2O मोलिक्यूल्स। मतलब
जो जल के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो आपसी आकर्षण होता है, यहां पे लिख लीजिए, जल अणुओं में आपसी आकर्षण जो होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोहेशन या संसंजन। ठीक है, तो ये जो एक गुण है, इसका भी मतलब भी बताएंगे, इसके फायदे क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं इसके क्या फायदे। सेकंड है आपका अधेशन। सेकंड क्या है? अधेशन। अधेशन जो होता है आपका, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आसंजन। क्या बोलते हैं? आसंजन। आसंजन का काम होता है, आसंजन जो है, आसंजन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर। अट्रैक्शन ऑफ वाटर molecules, water molecules to polar surfaces, polar surfaces। मतलब संसंजन या कोहेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से चिपकता है, अट्रैक्ट होता है। और अधेशन या असंजन क्या है? असंजन या अधेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का किसी पोलर सरफेस की ओर अट्रैक्शन, मतलब ध्रुवीय सतह की ओर अट्रैक्शन। जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर, ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण। आकर्षण, इन तीनों का मतलब जो है भी आपको बताऊंगा। थर्ड जो है आपका पॉइंट नंबर थर्ड, ये है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? डिफिनेशन लिखिएगा आप। सरफेस टेंशन मतलब वाटर मोलिक्यूल्स आर attracted to each other in the liquid phase, more than to water in gas phase, more than to water in gaseous phase। मतलब इसका मतलब क्या है? सरफेस टेंशन कहने का मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड फेज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसियस फेज। गैसियस फेज में आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर होते हैं। भाई जब भाप बन जाती है स्टीम, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं रहता है। लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसकी लेयर्स बन जाती हैं वाटर की, और दोनों लेयर के बीच में एक दूसरे के बीच में काफी अट्रैक्शन होता है, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, सतही तनाव, पृष्ठ तनाव। तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसपिरेशन डिराइव एन एसेंट ऑफ शेप डिपेंड मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो कुछ जो 3 प्रॉपर्टी हैं, इसके भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, उसी पे डिपेंड करता है असेंट ऑफ शेप, ऊपर चढ़ने की जो क्षमता है। कोहेशन कैसे हेल्प करेगा एसेंट ऑफ शेप में, ऊपर की ओर चढ़ने में?
क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, जिसको कोहेशन बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, आप समझिए ये वाटर का मॉलिक्यूल्स था, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसके पीछे वाला क्या करेगा, ये वहीं पे तो चिपका रहेगा नहीं, क्योंकि जब ये ऊपर वाला ऊपर मूव कर रहा है मॉलिक्यूल्स, तो नीचे वाला भी तो ऊपर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोहेशन लग रहा है। कोहेशन मतलब आपसी आकर्षण, जल अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो नीचे वाले भी उससे जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। दूसरा आपका है अधेशन, मतलब आसंजन। इसका क्या मतलब, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस। पोलर सरफेस मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, पोलर सरफेस कौन सी होगी, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये जो है इनकी सतह पोलर होती है, इनका सरफेस पोलर होता है। तो इसका क्या फायदा होगा, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गति कर रहे थे, मूवमेंट, आप समझ लीजिए कि ये एक वाटर कॉलम में है। कहाँ है, वेसल्स में मान लीजिए, ठीक है, या ट्रैक जो आपका ये ट्रैकेट्स होता है, ट्रैकेट के अंदर मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो है इनका अट्रैक्शन किधर होगा, इसकी ओर भी होगा, सतह की ओर। ये क्यों, क्योंकि आपको पता है पोलर पोलर को में घुल जाता है और नॉन पोलर में। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो भी तो पोलर होता है ना, आपको पता होगा भाई। वाटर का इस तरीके से संरचना होती है, स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है इस पे डेल पॉजिटिव और इस पे डेल निगेटिव चार्ज होता है। जब चार्ज अपोजिट चार्ज इस तरीके से जनरेट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स कहता है कैसा है, पोलर है। कैसा है, पोलर। तो ये भी पोलर है। और ट्रैकरी एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, इनकी सरफेस भी पोलर होती है। तो इसलिए दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और थर्ड इसमें क्या है, सरफेस टेंशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन गैसियस फेज। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भाई गैस के रूप में तो यहाँ पे ऊपर चढ़ नहीं रहे हैं, लिक्विड के फेज में चढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा और सरफेस टेंशन के कारण वो आपस में सतह बना के चिपकते हुए चलेंगे, कॉलम नहीं टूटने देंगे। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, जिससे फायदा हो जाता है ऊपर की ओर चढ़ने के लिए। आप खुद समझिए, अगर वाटर की जगह कोई दूसरी चीज इसमें भर दी जाए तो वो क्या ऊपर चढ़ पाएगी, क्या उसमें वाटर की जैसी प्रॉपर्टी होंगी, नहीं होंगी। तो इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो वाटर की जो है कुछ यूनिकनेस है, इसमें कुछ यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ये ऊपर की ओर चढ़ पाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब थोड़ा एक कंसेप्ट और समझिए, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन वाले पार्ट में थोड़ा जो फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें चीजें कंसेप्चुअल है। इसको आपको अच्छे तरीके से शिद्दत के साथ समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 10 मिनट में चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझेंगे और नोट भी करेंगे। दीज प्रॉपर्टीज जिनके भी हमने बात किया है, नोट्स बनाएंगे आप अपना। दीज प्रॉपर्टीज give water high tensile strength, मतलब काफी अच्छी तन्य शक्ति मिलती है वाटर को। दैट इज, इसका मतलब क्या है, एन एबिलिटी टू resist a pulling force and high capillarity मतलब केशकाप। कैपिलरिटी का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा। कैपिलरिटी का मतलब होता है द एबिलिटी
टू राइज इन थिन ट्यूब्स, इन थिन ट्यूब्स मतलब पतली ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ने की जो एबिलिटी है उसको हम कैपिलरिटी या केशिकात तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको केशिकात तो बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो है आपका केशिकात्व वाला, ये किससे पूरा होता है? ये जो है आपका ट्रैकेट्स और वेसल जो होते हैं उससे पूरा होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, द इन प्लांट कैपिलरिटी, इन प्लांट कैपिलरिटी इज added by the small diameter of the tertiary elements, the tracheids and vessel element। तो ये जो कैपिलरिटी का गुण है ये कौन पूरा करेगा? यहाँ पे वेसल और ट्रैकेट्स, क्योंकि वेसल और ट्रैकेट बहुत पतली नली होती है और आपको पता है अगर अच्छे तरीके से एक प्रेशर जनरेट किया जाए, जितनी पतली नली होगी उसमें पानी उतनी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। अगर ज्यादा मोटी नली होगी तो उसमें पानी उतनी ज्यादा तक पहुंचाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से भी आप उसको देख सकते हो। अगर एरिया को बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब अगर इसको मोटा करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, कम प्रेशर होगा तो कम दूर तक जा पाएगा। अगर आप एरिया को घटाते हो मतलब पतला कर देते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। पता है ना आपको? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया को घटाओगे, जितनी पतली करती जाओगे ट्यूब, उतना ज्यादा वहां पे प्रेशर जनरेट होगा और क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर जब बढ़ेगा तो ज्यादा लंबी दूरी तक आप वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। समझ में आया? तो इस तरीके से ये वाटर ऊपर की ओर मूव करता है। अभी जो है, अब हम बात थोड़ा सा करते हैं कि जब लीफ तक पहुंच जाएगा वाटर, फिर उसके बाद वाटर का क्या होगा। अगर लीफ तक पहुंच जाता है तब क्या होता है? यहां पे एक स्टोमेटा हम बना रहे हैं, उसको आप समझिए। मान लीजिए आप पानी जो है वो कहां तक पहुंच गया है? पूरे स्टेम में ऊपर तक चला गया। अट्रैक्शन के कारण, खिंचाव के कारण उसमें पुलिंग फोर्स जनरेट हुआ जिसके कि ऊपर चढ़ गया। अब यहाँ पे जो लीफ है, लीफ में क्या होगा? इस तरीके से एक बड़ी सी हम लीफ बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक लीफ बना रहे हैं और इसमें एक स्टोमेटा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्टोमेटा। इस तरीके से एक स्टोमेटा है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए आप, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग शेप के स्टोमेटा होते हैं, आपको पता है। जो डाइकोट प्लांट है द्विबीजपत्री, इसमें किडनी शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? किडनी शेप के। और मोनोकोट में डंबल शेप के होते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको समझते जाना है। ये हो गए आपके गॉर्ड सेल्स। क्या है? गॉर्ड सेल्स। और इसके चारों ओर कौन सी सेल्स होती हैं? इस तरीके से सब्सिडियरी सेल्स होती है। क्या होती है? सब्सिडियरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें एक जो खास बात है वो आपको समझना है, हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है। अंदर की जो लेयर होती है गॉर्ड सेल्स की, वो कैसी होती है? मोटी होती है। जो इनर लेयर है वो कैसी है? थोड़ी सी कंपेरेटिवली मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। और बाहर की लेयर जो है वो
पतली होगी आउटर लेयर। और ये जो है आपके ये ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, आपको पता है ना कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। आपकी जो सब्सिडियरी सेल्स है ग्रीन है। ग्रीन क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है और ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है? रिलेशन होता है बहुत तगड़ा। तो अगर आपको अच्छे से फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी समझना है तो एक एक लेक्चर को मेरे अच्छे से सुनना पड़ेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे? भाई बीएससी का टॉपिक है तो थोड़ा डिटेल ही ना पढ़ना पड़ेगा तुमको, इसलिए डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये जो आपकी गॉर्ड सेल्स हैं, गॉर्ड सेल्स कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती है। किस तरीके की होती है? ग्रीन कलर की, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल बहुत सारा भरा होता है। क्या भरा होता है? क्लोरोफिल भरा होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो इस तरीके से तुम्हारे दो गॉर्ड सेल्स बन गई। अब ये गॉर्ड सेल्स जो हैं इसके अंदर वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि प्लांट सेल ही तो है ये। अगर एक गॉर्ड सेल्स है मतलब ये प्लांट की एक सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक वैक्यूल होगा, इस तरीके से बड़ा सा वैक्यूल होगा, इसमें होगा ना। और इसमें भी एक वैक्यूल होगा बड़ा सा, सेंटर में ही बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जिसको रसधानी बोलते हो। आप क्या बोलते हो? रसधानी बोलते हो। और भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मेन सभी इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब बताने जा रहा हूं यहाँ पे, इसमें इस तरीके के कुछ स्ट्रैंड होते हैं। क्या होते हैं? सेल के ऊपर, गॉर्ड सेल पर इस तरीके से कुछ स्ट्रैंड होते हैं जो कि सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। और इसके चारों ओर सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो आपके सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स हैं? ये हैं आपकी गॉर्ड सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? गॉर्ड सेल्स। ये हैं आपकी सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। और ये है आपका स्टोमेटल अपर्चर, मतलब रंध्र जिसको बोलते हो आप, स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं इसको। रंध्र छिद्र बोला जाता है, रंध्र छिद्र बोलते हैं इसको। बोलते हैं सहायक कोशिका हिंदी में। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका बोला जाता है। और गॉर्ड सेल्स को आप क्या बोलते हो? रक्षक कोशिका। ये क्या है? रक्षक कोशिका। ठीक है। और इसके ऊपर जो स्ट्रैंड हैं, ये वाले जो स्ट्रैंड हैं इनको क्या बोलते हैं? सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? इनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है। तो ये एक स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा। अब जब वाटर, ये स्टेम था मान लीजिए, यहाँ से लीफ लगी हुई है और नीचे इसकी रूट है, समझे? तो वाटर यहाँ से चढ़ के मूव कर गया है प्लांट में ऊपर तक। अब ये वाटर जो है लीफ के अंदर इंटर करके जाएगा और जो वेन्यूल्स होती है इसमें वेन से जुड़ी हुई, उसके थ्रू कहाँ तक पहुंचता है? ये स्टोमेटा तक। अब स्टोमेटा में कैसे चलेगा? क्योंकि हर जगह तो इसमें सेल्स होंगी भाई, लीफ में भी तो सेल्स होंगी ना, सेल्स से ही मिलकर बना होगा। तो सेल टू सेल वाटर मूव करके जाएगा स्टोमेटा तक। अब यहाँ पे आप समझिए, जब वाटर बाहर से इसमें मूव करके जाएगा, H2O क्या जाएगा? वाटर। जब वाटर जाएगा तो ये फूलेगी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। जब जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ने लगेगा तो इसमें एक प्रेशर जनरेट होगा और क्या होगा? ये फूलेगी। जब ये फूलेगी तो क्या होगा? तनाव होगा, तनेगी। अब अंदर देखिए, अंदर की ओर इसमें जो लेयर है, अंदर की जो वाल है, ये कैसी है? मोटी है, तो अंदर से कम स्ट्रेच हो पाएगी। और बाहर वाली पतली है, तो ये इस तरीके से इधर मूव करेगी और ये वाली इधर, लेकिन अंदर की ओर ज्यादा नहीं फैल पाएगी, इसलिए ये बेंड हो जाएगी और बीच में जगह हो जाएगी। आप ऐसे समझिए, ये इस तरीके से
गॉर्ड सेल्स थी, इस तरीके से, इस तरीके से आप समझिए गॉर्ड सेल्स थी इस तरीके से, और इनके बीच में कोई भी जगह नहीं था, मतलब स्टोमेटल अपर्चर था ही नहीं। ये क्लोज है इस समय, क्या है क्लोज। जब इसके अंदर वाटर मूव करके जाएगा तब ये फूलेगी, और फूलने के बाद में ये इस तरीके की हो जाएगी। किस तरीके से, इस तरीके की। क्यों, क्योंकि बाहर की ओर तो ये फूल गई, लेकिन अंदर की जो वाल थी वो कैसी थी, अंदर वाली जो वाल थी बेटा वो कैसी थी, थिक थी, मोटी थी। इनर लेयर जो है गॉर्ड सेल की वो मोटी है, तो वो फैल ही नहीं पाई। तो बाहर की ओर जो है इसमें मूवमेंट इस तरीके की होगी, जब वाटर इसके अंदर घुसेगा तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी और इसमें जगह हो जाएगी। इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग के लिए वाटर का अंदर जाना जरूरी है, और क्लोजिंग के लिए क्या होगा, वही वाटर जो इसके अंदर घुसा था वो बाहर फिर से निकल जाएगा, तो स्टोमेटा क्या होगा, फिर से क्लोज हो जाएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में आप पढ़ेंगे पोटेशियम मैलेट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम K+ आयन होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वाटर का ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो आयनों के बाद ही होता है। तो जब इसके अंदर K+ आयन इंटर करेंगे तभी वाटर अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, समझे। तो पोटेशियम मैलेट भी बनता है, वो बाहर आता है, उसके बाद में वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोमेटा से रिलेटेड नहीं, हम ट्रांसपीरेशन समझ रहे हैं। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको हो गया होगा कि स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। यहाँ पे जो आपके सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो इसको बेंड होने में हेल्प करते हैं। ये सभी के सभी रेडियली अरेंज होते हैं, ये याद रखना। जो आपके सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं, मतलब अरीय रूप से विन्यस्त रहते हैं, अरीय रूप से विन्यस्त रहते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये ओपन और क्लोज होंगे। अब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम जो है शायद इसमें था, अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये हाँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लोज है, क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिखाया गया। पहला नंबर न्यूक्लियस है, सेकंड वाला आपका क्लोरोप्लास्ट है, देखिए इसमें ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, और थर्ड आपका वैक्यूल बीच में बहुत बड़ा सा है, और फोर्थ जो आपको इस सेल को बताया गया ये गॉर्ड सेल्स हैं, और ये जो है इसके ऊपर सेलवाल है, क्या है, सेलवाल। अब आप खुद यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा अच्छे से कि अंदर वाली सेलवार जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा मोटी है बाहर वाली से, अंदर थोड़ा सा ये वाली मोटी होती है। इसलिए जब वाटर इसके अंदर इंटर करता है तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और यहाँ से लॉस होगा वाटर का, वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो आई होप आपको इस सारा का सारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। हालांकि भी ट्रांसपिरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके जो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं और इसका क्या पर्पज है ट्रांसपिरेशन का, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इन सबको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम रेगुलेशन जो होता है इसका, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, प्लस जो इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा होता है इसका, इसके बारे में अगले लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।